सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से टारगेट किलिंग टेरर की शुरुआत हो गई है। बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है। बिजबेहरा में गैर कश्मीरी युवक को गोली मारी गई है। आतंकियों ने बिहार के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकी हमले के बाद इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस साल अब तक बाहरी लोगों पर यह तीसरा हमला है। तो जम्मू कश्मीर से टारगेट किलिंग का एक और मामला इस बीच सामने आया। अब दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, क्योंकि 10 दिन में 2 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को टारगेट किया है। हालांकि इस वक्त के हालात क्या हैं और जिस तरीके से इन अलग अलग जगहों पर घटनाओं को अंजाम दिया गया है, क्या इस बारे में और इनपुट मिल पाया है? क्योंकि बिहार के युवक की हत्या का 17 अप्रैल 2024 अनंतनाग से ये जो बड़ी खबर आई है, गैर कश्मीरी ड्राइवर को कुछ दिन पहले गोली मारी गई थी, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वारदात 8 अप्रैल की थी। शोपिया में 8 अप्रैल को गैर कश्मीरी ड्राइवर को गोली मार दी गई थी। अब जो हालात बने हुए हैं, बड़ी खबरें यहां पर मिल रही हैं। अनंतनाग में फिर आतंकी दस्तक, टारगेट किलिंग में गैर कश्मीरी पर हमला। अनंतनाग में गैर स्थानीय लोगों पर आतंकियों ने फिर गोलीबारी की। एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बिजबेहरा इलाके के जबलीपोरा गांव की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों की गोली से बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान बिहार निवासी राजा शाह के रूप में की गई है, जो कि मजदूर बताया जा रहा है। उसके गर्दन और पेट में 2 गोलियां लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसी बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इस साल अब तक गैर स्थानीय लोगों पर यह तीसरा आतंकी हमला है। 7 फरवरी को आतंकवादियों ने श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में पंजाब के अमृतसर के एक श्रमिक अमृतपाल सिंह और रोहित माशी की हत्या कर दी गई। 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दक्षिण शोपिया में संदिग्ध आतंकवादियों ने परमजीत सिंह नाम के कैब ड्राइवर को गोली मारकर घायल कर दिया। अब आपको ये जानकारी दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर में कब कब टारगेट किलिंग के मामले सामने आए हैं। तो बता दें, आपके सामने डिटेल्स ये है कि 17 अप्रैल 2024 अनंतनाग में बिहार की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सबसे लेटेस्ट मामला आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले पीछे जाएंगे, 7 फरवरी 2024 को तो हब्बा कदल सिख समुदाय के 2 लोगों की हत्या यहाँ पर कर दी गई। इसके बाद 26 फरवरी 2023 पिछले साल पुलवामा में कश्मीरी पंडित अजय शर्मा की हत्या कर दी गई। फिर 29 मई 2023 की बात करें तो अनंतनाग में उधमपुर के रहने वाले दीपक कुमार की हत्या कर दी गई। इसके अलावा 17 अक्टूबर 2022 में शोपिया में यूपी के 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई। हालांकि इसके अलावा आपको बता दें, मामला 15 अक्टूबर 2022 को भी सामने आया था, जब शोपिया में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या को अंजाम दिया गया था। और साथ ही उससे पहले 11 अगस्त 2022 को बांदीपुरा में बिहारी मजदूर मोहम्मद अमरेज का मर्डर हुआ था। 2 जून 2022 को कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार को मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही 31 मई 2022 को कुलगाम में टीचर रजनी बाला की हत्या हुई थी। तो अब जो स्थिति बनी हुई है, बड़ी वारदातें जिस तरीके से अंजाम दी जा रही हैं, फिलहाल आपको बता दें, ऐसी 10 दिन में 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और अब 17 अप्रैल की वो घटना जहां इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कैसे बिहार के युवक को मौत के घाट उतार दिया गया अनंतनाग में। वहीं शोपिया में 8 अप्रैल को जो वारदात सामने आई थी, जहां गैर कश्मीरी ड्राइवर को गोली मार दी गई थी, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और यही वजह है कि अलग अलग इलाकों से मिले इनपुट के आधार पर भी जगह जगह सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे। लेकिन इस बीच चुनाव से पहले अशांत करने की इस कोशिश को देखते हुए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर घटनाओं को अंजाम दिया गया है, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सबसे ताजा मामला जो सामने आया, उसमें बिहार के एक युवक की हत्या कर दी गई है। इस मामले से एक बार फिर से दहशतगर्दों के इरादे जग जाहिर हो रहे हैं, किस तरीके से वो अशांति फैलाना चाहते हैं घाटी में। और आपको बता दें, 10 दिनों में ये दूसरी टारगेट किलिंग का मामला है जो जम्मू कश्मीर से सामने आया। इससे पहले कब कब इस तरीके के मामले सामने आए, हमने डिटेल्स आपके सामने रखी थी। लेकिन अभी हालिया मामला जिसमें बिहार के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इसके बाद अभी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इलाके में आतंकियों की खोजबीन की जा रही है। आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां बता दें, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर पथराव को लेकर तस्वीरें सामने आई। उपद्रवियों ने जुलूस पर पत्थर और बॉम्ब फेंके।
बम हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के सामने उपद्रवियों की पत्थरबाजी होती रही और मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। पश्चिम बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस गया है। दंगाइयों ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल मचाया है। सौहार्द बिगाड़ने वाली ये तस्वीर मुर्शिदाबाद की है। बमबाजी और धमाके की ये तस्वीर उस वक्त की है जब रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि ये पत्थरबाजी और बमबाजी पुलिस के सामने हो रही थी। बमबाजों और पत्थरबाजों ने माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रामनवमी जुलूस के दौरान जो हुआ उसके बाद पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद सुलग गया है। इलाके में काफी तनाव है। यहाँ के लोग काफी डरे हुए हैं। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में उस समय माहौल बिगड़ गया जब रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस शक्तिपुर मोड़ इलाके पर पहुंचा ही था कि घात लगाए उपद्रवियों ने बमबाजी शुरू कर दी। जुलूस में शामिल लोगों पर ईंट पत्थरों की बरसात होने लगी। देखते देखते माहौल गर्मा गया। यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। जुलूस के दौरान उपद्रवी पहले से ही घरों की छतों पर मौजूद थे। पत्थर जमा किए हुए थे। जो ही जुलूस आगे बढ़ी, ईंट और पत्थर से हमले होने लगे। मुर्शिदाबाद में जुलूस के दौरान हिंसा के बाद अब क्या माहौल है, आइए दिखाते हैं आपको कौशिक घोष की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ने पिछले बार भी किया है, ऐसा ही किया है इस बार भी। यहाँ पे जब रैलियां चल रही थी तब जो पत्थरबाज पत्थर फेंक रहे थे, तब की पुलिस जो लोग रामनवमी के जुलूस निकाले थे उसके ऊपर ही जो गैस होता है वो छोड़ दिया। अगर इस जो पत्थरबाज थे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसके पहले भी ऐसा घटना शक्तिपुर इलाका में हुआ था, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ नहीं किया। जो जिस हमला हुआ, जहाँ हमला हुआ वहीं पर जो हमला हुआ है, जो पत्थर फेंक रहे थे उसके खिलाफ अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। और पुलिस के खिलाफ जो बार बार जो तुष्टीकरण का, जो ममता गवर्नमेंट का खिलाफ जो तुष्टीकरण का राजनीति हो रहा है, इसका खिलाफ जो विरोधी आप बोल रहे हैं, उसके जो वजह है, इस वजह से ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। अभी भी कि इस घटना में शायद पूरी लोग घायल है। इसके में बच्चे, दो बच्चे घायल है और एक पूरी जख्मी है, उसको कल्ला के एम्स में भर्ती कराया गया। लेकिन अभी भी इस घटना के अभी भी उत्तेजना है शक्तिपुर का जो इलाका है, इस इलाका में, और उस घटना पर और एक उत्तेजना। और मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। बड़ी खबर बता दें, सीएम ममता के उकसावे का नतीजा है मुर्शिदाबाद हिंसा। ममता बनर्जी राम भक्तों की सुरक्षा में नाकाम। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस पर उपद्रवियों का हमला। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उस पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस घटना पर क्या कहा, किसने लगाए अधीर रंजन गो बैक के नारे, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल के बाद सियासी उबाल है। बमबाजी और पत्थरबाजी में घायल लोगों को देखने अस्पताल पहुंचे अधीर रंजन को विरोध का सामना करना पड़ा। अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों ने खूब हंगामा किया। अधीर गो बैक के नारे लगाए। अधीर रंजन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम राज्य में दंगा नहीं होने देंगे, दंगा करने वालों को हर हाल में रोकेंगे। আমি মালদা থেকে ফেরার পথে রাস্তায় খবর পেলাম তাদেরকে হাসপাতালে দেখতে আসছি, তারা কেমন আছে না আছে, চিকিৎসা তাদের ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেই জন্যে। এবার হাসপাতালে ঢুকতে এই বিজেপির কিছু নেতা হিন্দুকে, বড় অদ্ভুত কথা। আমি মুর্শিদাবাদে বেঁচে থাকতে আমি মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা হতে দেব না, মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা রুখবো, তার জন্য যেখানে যেতে হয় সেখানে যাব। अधीर रंजन घायल लोगों से मिलने पहुंचे थे, तभी लोगों ने विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस ने कल लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र में पार्टी ने सीएए, एनआरसी और यूसीसी को मुद्दा बनाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो बंगाल में सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी भी लागू नहीं होने देगी।
इनके अलावा पार्टी ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोगों को साल में 10 मुफ्त LGP सिलेंडर देने और हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त देने का वादा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी ने देश की जनता से 10 वादे किए हैं। इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में केंद्र में तृणमूल की सरकार बनने पर ये वादे पूरे किए जाएंगे। टीएमसी के घोषणा पत्र में CAA और NRC को खत्म करने के जिक्र पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा है कि ये पागलपन है। CA बातिल करेंगे, अबे आपके कोई पहुंचेगा पार्लियामेंट में तो भी तो होगा। GST बातिल हो गया, धारा 300 लागू कर दिया, बाबरी मस्जिद बना दिया, डिमोनेटाइजेशन को रोल बैक कर दिया, बाकी CA को हटाएंगे। यही है ना प्रतिश्रुति। ये सब पागलपन की बात है, कोई विश्वास नहीं करता है। आप क्या बोलेंगे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन से पहले आज गांधीनगर में अमित शाह का रोड शो होना है। गांधीनगर में आज अमित शाह 3 रोड शो करने वाले हैं। कल गांधीनगर से नामांकन दाखिल करेंगे अमित शाह। गांधीनगर से दूसरी बार चुनावी मैदान में है अमित शाह। पिछली बार 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित शाह के पहुंचने से पहले किस तरीके से वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 3 रोड शो अमित शाह को उसमें शामिल होंगे और इसके अलावा कल उनका नामांकन भी होना है। तो अब आपके सामने इंफॉर्मेशन आज के पूरे कार्यक्रम की भी रखते हैं, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में है। पूरा कार्यक्रम क्या है ये भी जान लीजिए कि किस तरीके से रोड शो और जनसभा करने वाले हैं अमित शाह। और फिलहाल आपको बता दें, अहमदाबाद के साणंद में अब से थोड़ी देर में रोड शो की शुरुआत होने वाली है। सुबह 9 बजे का वक्त था और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, TV9 आपको एक एक तस्वीर दिखाएगा। और गांधीनगर कलौल में सुबह 10:15 बजे का वक्त होगा जब रोड शो यहां पर होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि किस तरीके से धुआंधार प्रचार के तहत शाम 4 बजे का वक्त होगा जब अहमदाबाद के वेजलपुर में भी अमित शाह रोड शो में शामिल होंगे। तो देखिए, वेजलपुर में रात 8 बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में क्या उनका पूरा शेड्यूल रहने वाला है, इसकी जानकारी आपके सामने। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में है। अब से थोड़ी देर में उनका रोड शो शुरू हो रहा है। TV9 संवाददाता आमोद राय की यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो अब से थोड़ी देर बाद करीब 9:30 बजे शुरू होने जा रहा है और गांधीनगर के साणंद विधानसभा क्षेत्र से ये APMC सेंटर है और यहाँ से शुरू होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो गुजरात के लोग हैं अपने परिधानों में खड़े हैं, छतरी लगाकर जो गुजरात का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है यहाँ का उसको पहनकर। और ये रथ सज चुका है। अमित शाह इसी रथ से अभी सवार होंगे और तकरीबन ये 16-17 किलोमीटर का रोड शो होगा। ये 3 हिस्सों में रोड शो होगा और ये तकरीबन शाम के 6 बजे तक चलने वाला है। बीच में छोटे छोटे ब्रेक जरूर हैं, लेकिन 3 हिस्सों में ये रोड शो आज सुबह अभी जो शुरू होगा शाम तक चलेगा। और गृह मंत्री अमित शाह साणंद के इसी विधानसभा क्षेत्र से अपना रोड शो शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि गुजरात के गांधीनगर में तकरीबन 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ से बीजेपी पिछली बार अमित शाह ने यहाँ से तकरीबन 5,60,000 मतों से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं ने खुद ही 10 लाख का टारगेट फिक्स कर दिया है। अभी से यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से लोग खड़े हैं। यहाँ पे मोदी की गारंटी, पूरा जो माहौल है मोदी में है और मोदी की गारंटी आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे कई बच्चे आए हैं, इनको आप देख सकते हैं कि पूरा ये बीजेपी के रंग में रंगे हुए अपने परिधानों से, अपने ड्रेस सेंस से, अपने झंडे से तमाम तरह से झलका रहे हैं। और गांधीनगर से ही हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वो इसी रोड शो में मौजूद हैं जिसकी तैयारियों की एक एक तस्वीर तो आप देख रहे थे, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाले रोड शो के बारे में आमोद जी, मैं जानती हूँ तकती धूप के बीच, चुनावी तैयारियों के बीच ये ग्राउंड रिपोर्ट्स बेहद खास बनाती है इस मौके को, इस चुनावी उत्सव को भी। लेकिन इस बीच संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं। और आपकी रिपोर्ट पे हमने बात सुनी, ये जो जीत का मार्जिन इतना बड़ा हमेशा रहा है, उसी के बलबूते अब 10 लाख का टारगेट और हर एक कार्यकर्ता उसी बात को बार बार दोहरा रहा है।
कि जीत का मार्जिन और ज्यादा बढ़ेगा। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए और यही वो रथ है, यही वो ट्रक है जो फिलहाल सजकर तैयार है। और नामांकन से पहले एक दिन जिस तरीके से अमित शाह की मौजूदगी यहां पर है, 3 रोड शो और एक जनसभा का पूरा उनका कार्यक्रम की डिटेल हमने आपको बताई। तो धुआंधार रोड शो की तस्वीरें अब अहमदाबाद में गांधीनगर से जिस तरीके से सामने आ रही है, उसमें सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अमित शाह की मौजूदगी में आज ये रोड शो, भव्य रोड शो निकाला जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट दें। लोकसभा चुनाव में एक तरफ पहले चरण की वोटिंग की तैयारी है, तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार भी चरम पर है। नामांकन का दौर भी जारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटें भी शामिल हैं। असम में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने क्या क्या तैयारी की है? There are 10,001 polling stations which have been set up in the first phase in these 5 constituencies. Out of these, around 219 only are critical, but we are arranging webcasting in around 5,500 polling stations, putting around 11,000 cameras. उत्तराखंड में भी चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है। इलेक्शन निष्पक्षता के साथ हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए लगभग 336 माइक्रो ऑब्जर्वर्स ड्यूटी पे लगे हैं, जो लगभग 548 मतदान के बूथ पे अपनी निगरानी रखेंगे। और अब बात महाराष्ट्र के बारामती सीट की, जहां पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहां ननंद और भाभी एक साथ चुनावी मैदान में हैं। सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी आमने सामने हैं। आज दोनों नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की एक सीट जो काफी सुर्खियों में है। महाराष्ट्र की बारामती सीट शरद पवार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती जा रही है, क्योंकि इस सीट पर मुकाबला पवार परिवार के बीच है। एक तरफ ननद है तो दूसरी तरफ भाभी है। एक तरफ एनसीपी शरद पवार गुट से उनकी बेटी सुप्रिया सुले चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ एनसीपी अजित पवार गुट से उनकी पत्नी सुनेत्र पवार हैं। मुकाबला पवार वर्सेस पवार है। 7 मई को बारामती में चुनाव है, इसलिए नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले और एनसीपी अजीत की उम्मीदवार सुनेत्र पवार आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। दोनों पार्टियां नामांकन पत्र दाखिल करने के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। सुनेत्र पवार के साथ बीजेपी शिंदे कैंप और एनसीपी अजित पवार कैंप के सभी नेता मौजूद रहेंगे। वहीं सुप्रिया सुले के साथ भी एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं के अलावा महाविकास आघाड़ी के नेता मौजूद रहेंगे। बारामती में इस बार मुकाबला कड़ा है। अब देखना होगा कि जनता ननद और भाभी की लड़ाई में किसे अपना आशीर्वाद देती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी लगातार प्रचार कर रही है। स्मृति ने राहुल को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अमेठी पहुंची बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। अमेठी में राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि वो धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना। अगर हमारे समाज को कोई बांटना चाहे, सनातन विरोधी तो वो है ही। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गरीबी मिटाने को लेकर राजनाथ ने कांग्रेस को क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मिशन 400 पार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार मैदान में हुंकार भर रहे हैं। विरोधियों पर चुन चुन कर वार कर रहे हैं।
एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गरीबी को लेकर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। राजनाथ ने कहा, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सबने गरीबी मिटाने की बात कही, लेकिन सभी फेल रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। जब से पहली गवर्नमेंट 51 में कांग्रेस की बनी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारी गवर्नमेंट बनेगी, हम पॉवर्टी को समाप्त करेंगे। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी कहा पॉवर्टी को समाप्त करेंगे। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा पॉवर्टी को समाप्त करेंगे, लेकिन कोई भी पॉवर्टी को समाप्त नहीं कर पाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विद इन 10 ईयर 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर करने में कामयाबी हासिल हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव के वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैद हो गए। बिहार में नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद तेजस्वी यादव हर मौके पर उन्हें कोसते रहते हैं। चुनावी प्रचार के दौरान हमेशा नीतीश कुमार पर तंज कसते हैं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव के वक्त घर में कैद हैं। तेजस्वी यादव सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि वो घर में है या उन्हें बैठा दिया गया है। हमने तो अपने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री जो है वह चुनाव के वक्त जो है घर में कैद हो। अब है या कर दिया गया है, ये सवाल उठता तो है, लेकिन अब आप देखिए क्या हो रहा है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं पहले। दरअसल कुछ दिन पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी के चुनावी प्रचार में नहीं निकलने पर सवाल उठाया था। नीरज कुमार ने कहा था कि लालू यादव को तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में जाने से रोक रहे हैं। इसके बाद तेजस्वी का नीतीश कुमार को लेकर ये जवाब आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर आज सुनवाई करेगा और याचिका में केजरीवाल ने अपने नियमित डॉक्टर से सलाह लेने की अनुमति मांगी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके आवास से गिरफ्तार किया था। तब से वो लगातार कानून के शिकंजे में है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है कि केजरीवाल के शुगर लेवल में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। ईडी हिरासत के दौरान केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 46 तक आ गया था। गिरफ्तारी से पहले जिस डॉक्टर से उनकी जांच होती थी, उस डॉक्टर से हफ्ते में 3 दिन में वर्चुअली कंसल्ट की इजाजत दी जाए। इस बीच एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। जनहित याचिका श्रीकांत प्रसाद नाम के व्यक्ति ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा के सदस्यों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को मुख्यमंत्री के इस्तीफे के लिए अवैध तरीकों से विरोध या बयान के माध्यम से कोई भी अनुचित दबाव बनाने से रोका जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने मीडिया चैनलों को केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित दबाव बनाने से रोकने के निर्देश देने की भी मांग की है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। सिसोदिया को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। उधर अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग वाली ईडी की अर्जी पर भी आज सुनवाई होनी। आप नेता अमानतुल्लाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग वाली ईडी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ईडी ने अपनी अर्जी में कहा है कि बार बार समन जारी करने के बावजूद अमानतुल्लाह कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, लिहाजा गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अमानतुल्लाह को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि वो ईडी की तरफ से 6 समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग ठुकराते हुए कहा कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी के लायक सामग्री हो तो विधायक को गिरफ्तार कर सकता है। इधर दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है। पिछली सुनवाई में कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी और आरोपी के बीच बहस हुई थी। कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि प्रत्येक आरोपी ने अब तक दस्तावेजों के निरीक्षण में कितना समय लिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराए जाने के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम उस इलाके में पहुंची जहां मुठभेड़ की आशंका जताई जा रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने।
जंगल ही जंगल, सन्नाटे में डूबे जंगल। जहाँ तक देखिए केवल खामोशी है, एक अनदेखा डर है। कहा जाता है कि ये सब नक्सलियों का इलाका होने की वजह है। ये वही जगह है जहां 29 नक्सली सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार हुए थे। अब तक के सबसे बड़े हमले की ग्राउंड रिपोर्ट करने TV9 की टीम देर रात जगदलपुर से लगभग 280 किलोमीटर दूर घटनास्थल हापाटोला पहुंची, जहां इंसानों का नामो निशान नहीं। चंद झोपड़ियों में कुछ है तो सन्नाटा। जिस इलाके में 16 अप्रैल को मुठभेड़ हुई, वो इलाका माओवादियों का आधार क्षेत्र नजर आ रहा था। पूरे रास्ते माओवादियों के स्मारक बैनर पोस्टर लगे हुए थे। हापाटोला के एक ग्रामीण ने कैमरे के सामने न आने की शर्त पर हमें वो इलाका दिखाया जहां माओवादियों और जवानों की प्रारंभिक मुठभेड़ हुई थी। घटनास्थल पर माओवादियों ने अपना स्वागत द्वार लगा रखा था। साथ ही मौके पर PLGA को मजबूत बनाने का नोटिस बोर्ड भी लगा रखा था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की अनुमानित जनसंख्या 144 करोड़ हो चुकी है। रिपोर्ट में कई और बड़े खुलासे भी किए गए। UNFPA ने इंटरपर्सनल लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। देश की अनुमानित जनसंख्या 144 करोड़ में 24% लोग 0 से 14 साल की उम्र के हैं। 17% जनसंख्या 10 से 19 वर्ष के आयु की है। 10 से 24 साल के 26% लोग हैं, जबकि 68% 15 से 64 आयु वर्ग के हैं। भारत की 7% आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की है। भारत में साल 2011 की जनगणना के दौरान 121 करोड़ आबादी थी। अनुमान है कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2006 से 2023 के बीच 23% लोगों का बाल विवाह कराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में 30 वर्षों की प्रगति ने दुनिया भर में सबसे वंचित समुदायों को नजरअंदाज किया गया है। भारत में मातृ मृत्यु में काफी गिरावट आई है, जो दुनिया भर में होने वाली ऐसी सभी मौतों का 8% रह गया है। टाइम पत्रिका में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भारत और भारतीय मूल के कुल 5 नाम शामिल किए गए हैं। इनमें ओलंपिक पदक विजेता रेसलर साक्षी मलिक और एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट समेत भारतीय मूल के 5 लोगों को टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों में शुमार किया है। इसमें कुश्ती में भारत की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक को टाइम पत्रिका ने एक जुझारू महिला के तौर पर माना है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए टाइम पत्रिका ने 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में उन्हें जगह दी है। साक्षी ने 2 बार की विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता विनेश फोगाट और टोक्यो ओलंपिक के कांस्य विजेता बजरंग पूनिया के साथ दिल्ली में जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। साक्षी ने उस आंदोलन के बारे में कहा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ भारत की महिला पहलवानों के लिए नहीं है, ये भारत की बेटियों के लिए है जिनकी आवाज बार बार दबा दी गई। साक्षी के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट, इंडो ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि आलिया टाइम मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के रहने वाले एक मजदूर के बेटे ने UPSC परीक्षा में 239वीं रैंक हासिल की है। बेहद अभाव में रहकर भी पवन कुमार ने सबसे कठिन परीक्षा पास की। हालात कैसे भी हों, अगर हौसला बुलंद हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, दृढ़ संकल्प हो, तो हर काम आसान हो जाता है। बुलंदशहर के रघुनाथपुर में गरीब किसान के बेटे पवन कुमार ने इंडिया के सबसे कठिन परीक्षा UPSC पास कर ये बता दिया है, मेहनत से मंजिल मिली जाती है। 239वीं रैंक प्राप्त की है। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और 2nd मेंस था। इस प्रयास में मैंने 239वीं रैंक अर्जित की है और मेरी सफलता में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। एग्ज़ाम टफ है, सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। और कोचिंग भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें तभी आप एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ इतनी महंगी कोचिंग, तो मैंने सेल्फ ही स्टडी की थी, मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। पवन के पिता बेटे की कामयाबी से काफी खुश हैं। उसने बहुत कठिन मेहनत करी। मैं भी नहीं कहा बेटा को छोटी मोटी जॉब देख ले, मेरी स्थिति आटे में ये नहीं है कि ये तुझे हम यहाँ तक पहुँचा। मैं बोला नहीं पापा, मैं पढ़ूंगा तो IAS बनूंगा।
और यूएई में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाने की कोशिश की गई, मगर कृत्रिम बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि चंद घंटों में दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर जल शहर बन गया। जबरदस्त आंधी तूफान के बीच चंद घंटों की मूसलाधार बारिश ने दुनिया के सबसे स्मार्ट शहर को तहस नहस कर दिया। कुदरत के प्रचंड प्रकोप के आगे संयुक्त अरब अमीरात को सरेंडर करना पड़ा। रेगिस्तान में बसा यूएई, जहां मंगलवार को इतनी भीषण बारिश हुई जिसके बाद हालात बेहद भयावह हो गए। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जलमग्न हो गया, रनवे लबालब हो गया, दर्जनों विमान पानी में डूबे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, दुबई के बड़े बड़े मॉल, मेट्रो स्टेशन तक में बारिश का पानी घुस गया। बहुमंजिला इमारतों वाले वीवीआईपी इलाकों ने जल समाधि ले ली। शहर से लेकर हाईवे तक सड़कों पर पानी का सैलाब बहता दिखाई दिया। और इस सैलाब में दर्जनों गाड़ियां बहती नजर आईं। दावा किया जा रहा है कि यूएई में जितनी बारिश बीते 1.5 सालों में नहीं हुई, उतनी बारिश महज मंगलवार को चंद घंटों में हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। रनवे पर पानी भरने से कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। कुछ घंटों के लिए दुबई की मेट्रो सेवा भी रोकी गई। हाईवे पर गाड़ियां फंसने से घंटों तक जाम लगा रहा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूएई में बीते 75 साल में सबसे ज्यादा बारिश मंगलवार को हुई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रेगिस्तान में इस तरह से अचानक आई भारी बारिश की वजह क्या है? क्यों दुनिया का स्मार्ट शहर बाढ़ की चपेट में आया? तो इसकी वजह है क्लाउड सीडिंग, यानी कृत्रिम बारिश। बताया जा रहा है कि दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था। आशंका जताई जा रही है इसमें कुछ गड़बड़ी हुई, जिस वजह से अचानक मौसम का मिजाज बदला और फिर चंद घंटों बाद प्रचंड बारिश शुरू हो गई। यानी क्लाउड सीडिंग का खामियाजा दुबई समेत पूरे यूएई को भुगतना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इन दिनों ब्राजील भी बाढ़ से जूझ रहा है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी जल्द राहत की उम्मीद नहीं है। केन्या की तस्वीरें हैं, जहां दूर दूर तक पानी ही पानी है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बाढ़ की भयावह हैं। ओम्बाका समेत कई शहर पानी में डूबे हैं, घरों में पानी घुसा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। नाव के जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। In fact, 646 households have been displaced, out of which 246 are camping at Ombaka Primary School or Ombaka Evacuation Center. 380 have gone to stay with their relatives who are on higher grounds. बाढ़ से इंसान ही नहीं, बेजुबान भी प्रभावित हुए हैं। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। इस बीच पूर्वी अफ्रीका में रुक रुक कर बारिश हो रही है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 2 सप्ताह के दौरान तंजानिया में 58 जबकि केन्या में 13 लोगों की जान चली गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस महीने के अंत तक लोगों को बाढ़ और बारिश से राहत मिल सकती है।